हेलो एवरीवन। आज का हमारा वीडियो है विजयनगर एम्पायर और बहानी किंगडम का। तो ये साउथ इंडिया के किंगडम्स की बात हो रही है और बेसिकली विजयनगरा एम्पायर और बहानी जो है ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड और मुगल्स के टाइम पीरियड की कहानी है, स्टोरी है। ये वो टाइम चल रहा है जब दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन हो गया। और जब डिक्लाइन हो गया है दिल्ली सल्तनत का तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट रूलर्स आ गए हैं इंडिया के अंदर। तो साउथ के अंदर जब मोहम्मद बिन तुगलक का डिक्लाइन हुआ और उसी के बाद से ही विजयनगर और बहानी किंगडम की स्टैब्लिशमेंट हुई है। तो विजयनगर एम्पायर एक है, इसके अंदर बहुत सारी डायनेस्टीज हैं। विजयनगर एम्पायर के फाउंडर का नाम है हरिहर बुक्का। ये दो भाई थे और इनकी डायनेस्टी को संगम डायनेस्टी कहा जाता है इनके फादर के नेम पे। तो बेसिकली हुआ ये है कि ये पहले फिडिटरीज थे काकटियाज ऑफ वारंगल के। बाद में ये कंपिली करके एक जगह है कर्नाटक में, वहाँ के मिनिस्टर बने। जब वहाँ के मिनिस्टर बने तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कंपिली को कैप्चर किया और इनको भी कैप्चर कर लिया। इनको कैप्चर करने के बाद इनको इस्लाम में कन्वर्ट करवाया और इनको अपने साथ रखा। इसके कुछ दिनों बाद क्या हुआ है कि तुगलक की जो फोर्सेस थी वो वापस कंपिली आई और वहाँ पर कंपिली का जो रिवोल्ट हुआ था उसको सप्रेस करने लगे। जब सप्रेस किए तो ये वहीं रुक गए। वहाँ पर एक संत थे, राइट, इनका नाम था विद्यारण्य। तो ये गुरु इनके जो संत विद्यारण्य है इनसे मिले और वापस फिर ये नॉर्मल हिंदू में कन्वर्ट हो गए और अपना एक नया शहर का एस्टैब्लिश किया। उसको विक्ट्री ऑफ सिटी ऑफ विक्ट्री कहा जाता है, यानी विजयनगर, या सिटी ऑफ लर्निंग यानी विद्यानगर भी कहा जाता है, जो तुंगभद्र नदी के किनारे है। तो ऐसे 1336 में विजयनगरा किंगडम की स्टैब्लिशमेंट हो गई। इसके अंदर जो सबसे पहली डायनेस्टी आती है दैट इज संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी में जाने से पहले सारी डायनेस्टी का एक ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं। तो बेसिकली 4 डायनेस्टी है विजयनगर एम्पायर के अंदर, जिसमें संगम, सलुव, तुलुव और अराविडु लास्ट डायनेस्टी है और इसके बाद फिर इनका ये डाउनफॉल हो जाएगा। संगम डायनेस्टी की बात करते हैं। यहाँ जो किंग्स आप देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट किंग्स मैंने मेंशन किए। सारे किंग्स पढ़ना जरूरी नहीं है, कुछ कुछ किंग्स के ही बारे में आपको जानना जरूरी है। तो ये जो एरिया है जो विजयनगर एम्पायर, ये एरिया है कौन सा, माइथोलॉजीज में भी इसको मेंशन किया गया है। अगर आपने माइथोलॉजीज, इंडियन माइथोलॉजीज पढ़ी होगी तो उसमें आपने किष्किंधा कांड है रामायण के अंदर, किष्किंधा पर्वत की कहानी है, अंजनी पर्वत की कहानी है, पंपा सरोवर, बाली सुग्रीव की कहानी है, शबरी की केव्स हैं, ये वही एरिया है। और एक्चुअली वहाँ पर जहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ है, अंजनी पर्वत, ये वहीं पर है। तो ये सारी चीज़ें, स्टोरीज जो है वो इसी एरिया के रिलेटेड है। अगर आप वहाँ विजिट करेंगे तो यू कैन सी पंपा सरोवर एंड ऑल दिस प्लेसेस। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये प्लेसेस अभी भी हैं और एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में ये डेवलप हो रहे हैं। स्टार्ट करते हैं संगम डायनेस्टी से। संगम डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। और ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। फर्स्ट किंग वाज हरिहर। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1336 से 1356। तो इनके समय क्या चीजें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये पहले रूलर थे। इनका इस समय जो बहानी किंगडम है, यानी जो डेक्कन के सुल्तान्स हैं, उनके किंगडम से कोई टसल इस समय नहीं चल रहा है। ये जो टसल, इनका जो लड़ाइयाँ वगैरह चालू हुई है वो बुक्का वन के पीरियड से चालू हुई है। तो हरिहर वन के समय ये पहले रूलर थे। इन्होंने जब रूलर थे तो होयसाला किंगडम इनके हाथ में आ गया पूरा का पूरा। इन्होंने कादम्बा की टेरिटरीज को भी एनेक्ट कर दिया और मालवा की कुछ पार्ट को भी अपने अंदर कवर कर लिया। इनके जाने के बाद इनकी डेथ हुई। उसके बाद इनके भाई बुक्का आए हैं राजगद्दी में और इनके समय इन्होंने सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया है। तमिलनाडु को अपने अंदर कवर कर लिया इन्होंने, अपने किंगडम को एकदम साउथ में रामेश्वरम तक कवर कर लिया। और दोआब रीजन आपको पता है, 2 नदियों के बीच के रीजन को दोआब रीजन कहते हैं। तो जो रायचूर दोआब रीजन है, रायचूर दोआब कहा जाता है कृष्णा और तुंगभद्र के दोआब के बीच में, और कृष्णा और गोदावरी के दोआब रीजन को और मराठवाड़ा रीजन, ये सारे रीजन को इन्होंने कनकर कर लिया। इवन वन ऑफ द मिशनरी इन्होंने चाइना में भेजा था, जिसका मतलब है इनका इंटरनेशनली भी कनेक्शन काफ़ी अच्छा था। तो बेसिकली ये 2 भाई हैं, इन्होंने संगम डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट करी। इनके बाद बुक्का की जब डेथ हुई 1377 में, उनके बेटे हैं, उनके बेटे का नाम है हरिहर टू। तो हरिहर टू जब राजगद्दी में आए तो उस समय ही बिकेम द फर्स्ट रूलर जिन्होंने महाराजा धीराज ये टाइटल लिया है, महाराजा धीराज। इन्होंने मैसूर, कांची और इसके आसपास श्रीलंका तक के प्लेसेस से जाके रेवेन्यू कलेक्ट किया है। और इस समय बहामनी किंगडम से जो मोहम्मद शाह टू हैं उनसे इनका कन्फ्लिक्ट बहुत लॉन्ग टर्म तक चला है। 1404 में इनकी डेथ हो गई। 1404 में इनकी डेथ के बाद
विरूपाक्ष वन और बुक्का टू, ये जो नीचे आप देख रहे हैं दो अलग अलग रूलर्स हुए। पहले विरूपाक्ष आए हैं, फिर बुक्का टू आए हैं, लेकिन इन दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट चलता रहा और फाइनली 1406 में देवराय जो है वो विजयनगर के रूलर बने। तो जब देवराय विजयनगर के रूलर बने तो इनका फिरोज शाह बामनी किंगडम के एक रूलर हैं फिरोज शाह, उनसे काफ़ी कन्फ्लिक्ट हो रहा था, उनसे वो हार गए थे। हारने के बाद अपनी बेटी से उनकी शादी अपनी बेटी की शादी उनसे करवा दी और बनकापुर जो दोआब रीजन है वो उनको गिफ्ट में दिया है। इसके बाद तुंगभद्रा रिवर पे डैम वगैरह बनाया है और निकोल कोंटी है इटली के, उन्होंने इनके टाइम पे विजिट भी किया हुआ है, राइट। और एक पर्ल हॉल फेमस था इनके समय जिसमें ऑनर्स किया जाता था, लॉरेट्स जितने भी होते थे उन सारे लॉरेट्स को यहाँ पर ऑनरली रखा जाता था। देवराय वन के बाद उनके बेटे हैं रामचंद्र, वो आए लेकिन वो सिर्फ कुछ मंथ्स तक ही टिक पाए थे। उसके बाद उनके ब्रदर हैं विजय, वो आए, वो भी ज़्यादा टिक नहीं पाए। फाइनली 1430 में देवराय टू है वो नेक्स्ट रूलर बने हैं 1466 तक। तो देवराय टू संगम डायनेस्टी ऑफ विजयनगरा के सबसे फेमस और ग्रेटेस्ट रूलर हैं। इन्होंने, इनके बहुत सारे नाम भी हैं, इन्होंने अपने आप अलग अलग टाइटल्स दिए हैं खुद को। तो ये टाइटल्स देख लेते हैं एक बार। इम्मादी देवराय, प्रौद्य देवराय, ग्रेट देवराय ऐसा कहा जाता था। एक कोंद बिंदु करके जगह है आंध्र प्रदेश में, उसको अनेक्स किया है इन्होंने। और इसके समय नुकुल कुंटी ने इनके कोर्ट में भी विजिट किया हुआ है। अब्दुल रजाक, उन्होंने भी इनके कोर्ट में विजिट किया और संस्कृत की कुछ मेजर वर्क भी किए। तो भाई इसके बाद ये जो है हमारे देवराय टू जो है ये 1466 तक इन्होंने रूल किया है। देवराय टू के बाद एक विजय करके रूलर आए हैं, फिर मल्लिकार्जुन करके रूलर आए हैं, विरूपाक्ष टू करके रूलर आए हैं। इन्होंने बहुत सारे उन्होंने रूल किया है, लेकिन सबसे लास्ट में विरूपाक्ष टू जो है उनके मिनिस्टर जो है नरसिम्हा सुलुव, उन्होंने इनको मार के सुलुव डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया। ये ऐसे ही चलेगा, ये अगली डायनेस्टी भी ऐसी आएगी, मिनिस्टर है वो नेक्स्ट डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे। सुलुव डायनेस्टी में देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ खास चीज़ें हैं नहीं। सुलुव डायनेस्टी जो है वो बेसिकली नरसिम्हा कहते हैं, नरसिंह कहते हैं। ही वॉज अ वेरी ग्रेट रूलर, वो थे इंपॉर्टेंट। इन्होंने उड़ीसा के एरिया को जीतने के लिए बहमनी रूलर से लड़ाई करी लेकिन सफल नहीं हो पाए उसमें। और उसके बाद इन्होंने, इनकी 1491 में इनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद बहुत सारे और भी रूलर्स आए लेकिन ज़्यादा कुछ पावरफुल हो नहीं पाए। इसके बाद इनके दो बेटे थे लेकिन दोनों ही बहुत ही यंग थे। तो इनके जो सेनापति थे, राइट, इनका नाम था नरस नायक। तो नरस नायक जो थे उन्होंने उनके बड़े बेटे तिम्मा को राजा बनाया और तिम्मा को राजा बनाते हुए खुद ही रूल करने लगे, राइट। और कुछ दिनों बाद नरस नायक की डेथ हो गई। उसके बाद उनके बेटे वीर नरसिंह ने तिम्मा को मार दिया, ही वॉज ऑल्सो मिनिस्टर, और खुद तुलुव डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट कर दी। तो नेक्स्ट आता है तुलुव डायनेस्टी। तुलुव डायनेस्टी जो है वो 1505 में स्टार्ट होती है। फर्स्ट किंग है वीर सिंह। तो वीर सिंह जो थे, वीर सिंह थे, ये बहुत इन्होंने कुछ खास काम तो किया है नहीं। इसके बाद जो आते हैं छोटे भाई आते हैं 1509 में, जिनका नाम है कृष्ण देवराय, और ये पूरे विजयनगरा एम्पायर के सबसे फेमस रूलर हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन विजयनगरा में रूलर से इनके ही आते हैं। तो ये ब्रदर थे वीर सिंह के, और सबसे फेमस है बाबरनामा में इनको मेंशन किया गया है, राइट। इन्होंने अपने पॉलिटिकल एक्सपेंशन बहुत सारे एरियाज में किया है, इसके लिए भी फेमस है। इन्होंने रायचूर के दोआब को जीत लिया, इन्होंने गुलबर्ग का रीजन जीत लिया, इन्होंने बीजापुर के सुल्तान से लड़ाई करी, इन्होंने बिदर का रीजन जीत लिया, तेलंगाना, उड़ीसा। तो जितना एरिया जो सुल्तान जो आसपास के थे जो जीत रहे थे इनसे, वो वापस इन्होंने ले लिया इनसे। नेक्स्ट है, इसके बाद इनका टाइटल जो है, इनको कहा जाता है यवन किंगडम के स्टैब्लिशर, यानी यवन राजा स्थान पाचार्य, इनका टाइटल भी दिया गया है। तो इस प्रकार से इनका टाइटल है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि इन्होंने लिटरेचर वर्क कौन सा किया है। तो लिटरेचर की फील्ड में इनको आंध्रा भोज या अभिनव भोज भी कहा जाता था, बिकॉज कहा जाता है कि तेलुगु लिटरेचर का सबसे बेस्ट फेज इनके टाइम पे ही रहा है। इनको आंध्र पितामह भी कहा गया है, राइट। बहुत सारे वर्क्स इनके इंपॉर्टेंट है। इनके कोर्ट में 8 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहते थे जिनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था। तो आपने तेनालीराम की जो कहानी सुनी होगी, तेनालीराम इनके कोर्ट में ही थे, तेनाली रामलिंगा, जो जिसके ऊपर मूवीज वगैरह और सीरियल्स वगैरह भी बनते हैं। तो कृष्णदेवराय का ही वो कोर्ट है। तो इनके जो अष्ट दिग्गज हैं, इनके ऊपर 3 मार्कर, 6 मार्कर, 5 मार्कर आने के चांसेस रहते हैं। तो ये इनके अष्ट दिग्गज हैं, सारे लॉरिएट्स थे इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट है
कृष्णदेव राय ने और क्या काम किया, इन्होंने टेम्पल्स बहुत सारे बनवाए हैं, विट्ठल स्वामी टेम्पल, हजारा राम स्वामी टेम्पल, और बहुत सारे टेम्पल्स को रिपेयर भी करवाया है इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने नागलपुर करके एक सिटी थी अपनी क्वीन नागल देवी के नाम पे, वो भी किया है। और ये टाइम पीरियड आप ऐसा देख रहे हैं जब पोर्तुगीज इंडिया में आ गए, तो बहुत सारे पोर्तुगीज लोग भी इंडिया में आते थे, तो डोमिंगो पायस करके जो ट्रैवलर वो इनके समय आए हुए हैं। फिर अल्ब्यूकेर्क्यू करके गवर्नर है पोर्तुगीज, वो भी इनके टाइम पे ऑलरेडी आए हैं। तो तुलुव डायनेस्टी में कृष्णदेव राय के बाद जो अगले किंग आते हैं दैट इज अच्युत राय। अच्युत राय के बारे में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं जाननी है। उनके बाद उनके नेफ्यू आए थे सदाशिव राय, और सदाशिव राय जब आए थे तो उनके रीन में एक पावरफुल मिनिस्टर थे जिनका नाम था राम राय। राम राय इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज राम राय जो थे वो ही वॉज पावरफुल एंड द होल पॉलिटी ऑफ तुलुव डायनेस्टी और विजयनगरा वॉज बेसिकली इन द हैंड्स ऑफ राम राय ओनली। सदाशिव राय वॉज जस्ट अ पपेट किंग। इस समय जो डेक्कन मुस्लिम सुल्तान्स हैं उनकी पावर रोज बढ़ रही थी। जब इनकी पावर बढ़ रही थी तो इन्होंने उनके पर्सनल अफेयर्स में इंटरफेयर करना चालू कर दिया। कैसे इंटरफेयर करना चालू कर दिया? इन्होंने सबसे पहले गोलकुंडा और अहमदनगर से फ्रेंडशिप करी, फिर अहमदनगर के अगेंस्ट बीजापुर और गोलकुंडा को इन्होंने हेल्प कर दिया, फिर अहमदनगर के अगेंस्ट बीजापुर और गोलकुंडा को इन्होंने मदद करना चालू कर दिया। बहुत एक बैटल भी यहाँ पर फेमस हुआ है। उस बैटल में इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे मस्जिद तोड़ दिया, अपमान किया कुरान का, और कुरान का अपमान किया। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ कि जो साउथ के सुल्तान्स थे वो एक साथ इकट्ठा हो गए। इन चारों ने मिलके विजयनगरा एम्पायर के खिलाफ एक बैटल बेसिकली फाइट किया, जिसको बैटल ऑफ तालीकोटा कहा जाता है। ये बैटल इंडिया के सारे जितने भी बैटल्स हुए हैं उन सब बैटल्स में इसको भी गिना जाता है, क्योंकि इस समय ह्यूज मैसेकेयर हुआ था, और मैसेकेयर हुआ, बहुत सारे लोगों को मारा गया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मोस्ट प्रोमिनेंट सेंटर है हम्पी, विच इज द सेंटर ऑफ द पॉलिटी हम्पी, उस हम्पी को पूरा तोड़ दिया गया। और इसके बाद कभी भी विजयनगरा एम्पायर रिवाइव नहीं हुआ। जब बैटल हुआ तो राम राय के भाई है तिरुमल, 1570 में उन्होंने अरविडू डायनेस्टी की शुरुआत करी। उसके बाद कुछ किंग्स आए हैं, श्रीरंग वेंकट, श्रीरंग III, और विजयनगरा एम्पायर का डाउनफॉल हो गया। तो बेसिकली जो विजयनगरा एम्पायर है उसमें लास्ट डायनेस्टी थी आपकी अराविडू डायनेस्टी। ये कुछ किंग्स हैं और इनका डाउनफॉल। इसके डाउनफॉल के कारण क्या क्या? जैसे सबसे पहला कारण है कि रूलर्स ही अच्छे नहीं है, फ्यूडल सिस्टम बहुत ज़्यादा था यहाँ पर, तो देयर वॉज सबके पास पावर्स बहुत सारी थी, मिलिट्री ऑर्गेनाइज नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है जो बहामनी किंगडम से इनका कॉन्स्टेंट फ्लक्स चलता रहता था। तो कुछ रीजन से जिससे विजयनगरा एम्पायर डाउनफॉल हो गया। अब हम देखते हैं विजयनगरा एम्पायर के समय एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या था। तो पहली चीज़ समझ लीजिए, विजयनगरा एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी हिरार्की इस प्रकार से है कुछ। सबसे पहले किंगडम है विजयनगरा, उसके बाद प्रोविंसेस है, डिस्ट्रिक्ट है जिनको नाडु कहा जाता था, सब डिस्ट्रिक्ट है उसको स्थला कहा जाता था, और विलेज को ग्राम कहा जाता था। तो ये एक रिलीजियस टॉलरेंट एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसमें जो राजा होता था उसके पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती थी। राजा जो था उसके पास सबसे बड़ी अथॉरिटी होती थी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव की। थ्रोन वॉज हेरिडिटरी, और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील वॉज ऑल्सो अ किंग। और प्रोविंसेस के अंदर भी ऑटोनॉमी दी गई। तो प्रोविंसेस के अंदर क्या ऑटोनॉमी दी गई? जो गवर्नर थे उनको नायक या मंडलेश्वर कहा जाता था, और उस समय लोकल अथॉरिटीज़ को भी एडमिनिस्ट्रेशन करने की पावर्स होती थी। इसके बाद तीन चीज़ों से ये जो आपका विजयनगरा एम्पायर है वो चल रहा है। एक तो राजा हो गया, उसका पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर दो सिस्टम यहाँ और फेमस है, दैट इज नयंकर सिस्टम और अयगर सिस्टम। तो नयंकर सिस्टम क्या होता है? कई बार इसको पोलीगार या पलियागार सिस्टम भी कहा जाता है। इस सिस्टम में क्या जाता है कि जो मिलिट्री चीफ्स थे उनको टेरिटरी ग्रांट की जाती थी, और इन चीफ्स को पोलीगार या नायक कहा जाता था। तो ये अपने खुद के सोल्जर्स मेंटेन करते थे, हॉर्सेस मेंटेन करते थे, एलिफेंट्स मेंटेन करते थे, और कुछ मनी सेंटर को भी पे करते थे, राइट। और दूसरा क्या है? अयगार सिस्टम। अयंगार सिस्टम क्या कहलाता है कि हर एक जो विलेज है वो एक सेपरेट यूनिट है, और ये करीबन 12 फंक्शनरीज होते थे जिनको अयगर कहा जाता था। ये विलेज को कंट्रोल करते थे ताकि उस एरिया में पीस, लॉ एंड ऑर्डर सब मेंटेन रहा जा सके। नेक्स्ट आपको देखना है विजयनगरा में टेम्पल का क्या डेवलपमेंट है, टेम्पल आर्किटेक्चर का। तो बेसिकली विजयनगरा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम्पी पे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार।
द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्ट का है हम्पी। बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें आपको देखने मिलेगी, जैसे व्हाट एक्चुअली हम्पी है क्या, 26 किलोमीटर स्क्वायर का एक एरिया है जहाँ पर पूरे लाइन से टेम्पल्स बने हुए हैं, और यहाँ पर ये सेंट्रल ऑफ एक्टिविटी है, सोशल एक्टिविटी सारी यहाँ पर होती है हम्पी के अंदर। नरसिंह देव को डिवोटेड है ये, इसमें गेट होते हैं, गोपुर होते हैं, पिलर्स कार्व्ड किए गए हैं। एक फेमस टेम्पल है विट्ठल स्वामी टेम्पल, जिसमें पिलर से 21 इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ आती थी। तो आप देखिए कितना टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी थी इनकी। इसके बाद 50 रुपये का जो नया नोट है उसमें हम्पी की फ़ोटो है, इसमें विट्ठल रथ है हम्पी का, जो कोणार्क के रथ है उससे कॉपी किया गया है। और भी बहुत सारे टेम्पल्स है। तो बेसिकली टेम्पल आर्किटेक्चर में आपको हॉर्सेस सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, और यहाँ पर पिलर्स, गेटवेज, टेम्पल्स जो थे वो पूरे फोर्टिफाइड रहते थे, यहाँ पर अच्छा ड्रेनेज सिस्टम रहता था। और द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्ट का बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको संगम और विजयनगरा एम्पायर के टेम्पल आर्किटेक्चर में दिखाई देगा। जो नेक्स्ट चीज़ आपको देखनी है वो है यहाँ पर इकोनॉमी कैसी थी। तो बेसिकली इकोनॉमी जो थी यहाँ पर, उसमें 1/6 जो था वो टैक्स देना पड़ता था। लैंड प्रॉपरली असेस्ड किया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट होती थी। कहाँ कहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता था? अरेबिया से, पर्शिया से, मतलब चारों डायरेक्शन से, अफ्रीका, पुर्तगाल, बर्मा, मलेशिया, मेले पेनिनसुला, चाइना, इन सब से हमारा ट्रेड चलता रहता था। इंपोर्ट हम लोग करते थे वेलवेट, चाइना सिल्क, हॉर्सेस, पर्ल, कॉपर, कोरल, मरकरी। एक्सपोर्ट करते थे शुगर, सॉल्ट पीटर, कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, ये सब हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। और गोल्ड कॉइन्स का नाम है यहाँ वरहा, राइट। तो यहाँ पर डायमंड माइंस भी काम कर रही है, सी पोर्ट्स भी अच्छे काम कर रहे हैं, मर्चेंट के गिल्ड भी है। तो कुल मिला के इकोनॉमी यहाँ पर बहुत बढ़िया फ्लरिश हो रही है। सोसाइटी की बात करेंगे तो सोसाइटी के स्ट्रक्चर में ऑलरेडी वुमेन की जो स्थिति है उतनी अच्छी नहीं है सोसाइटी के अंदर। स्लेवरी है यहाँ पर, जो निकोल कोंटी ने मेंशन किया है। बेस बाग प्रथा, यानी लोग मनुष्यों को बेचने की प्रथा जिसको हम कहते हैं, परचेजिंग ऑफ ह्यूमंस, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। देवदासी है, पॉलीगामी है, सती सिस्टम है, और मेटलिज्म देखा गया है वुमेन्स के लिए, 4 कास्ट सिस्टम है। तो इन सब के अलावा लग्जरियस लाइफस्टाइल है, और ऑल्सो रिलीजियस टॉलरेंस भी यहाँ पर देखा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स है जो विजिट किया है जिन्होंने इनके एरा के अंदर। उसमें कौन से ट्रैवलर्स इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो निकोलो कोंटी है, अबू रजाक है, नून्स करके है, डोमिंगो पायस है, और बारबोसा है। तो ये अलग अलग एरियाज हैं। इस टेबल को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और याद रखिएगा कौन से ईयर में आए, किस राजा के डायनेस्टी में आए, और उन्होंने किस चीज़ों को स्पेशली मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि बहामनी किंगडम के बारे में। तो बहामनी किंगडम वॉज बेसिकली फाउंडेड बाय हसन गंगू, और ये किंगडम जो था वो उनको साउथ के अंदर इंडिजीनियस मुस्लिम जो रूलर्स हैं उनके किंगडम के बारे में हम बात कर रहे हैं। बहामनी किंगडम, इनके कैपिटल गुलबर्ग था, और उस समय करीब 14 सुल्तान्स ने बहामनी किंगडम में रूल किया है। इनके 4 प्रोविंस थे जो आपस में झगड़ते रहते थे। इनको तरफ्स कहा जाता था। इनमें है गुलबर्ग, उसके बाद है दौलताबाद, बेरार और बिदर। तो ये 4 हैं, ये रीजन अभी भी आपको मिलेंगे। और इसके बाद हर एक प्रोविंस एक आमिर को दिया जिसको तरफदार कहा जाता था। वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते थे और बदले में उनको जागीर दी गई। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। फाउंडर है हसन गंगू, इनका टाइटल है सुल्तान अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमान शाह, ये इस्माइल मुख। इसके बाद नेक्स्ट किंग जो आते हैं, इसके बाद मोहम्मद शाह आते हैं। मोहम्मद शाह जो हैं वो हसन शाह यानी हसन गंगू के बेटे हैं, और इनके समय एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो काफ़ी अच्छा था मोहम्मद शाह के समय। लेकिन ये वारंगल, उड़ीसा और विजयनगर के हिंदू रूलर से बहुत टाइम तक इनका टसल चलता रहा। इसके बाद आते हैं मुजाजिद शाह, ये मुबारक शाह के बेटे हैं, और इनके समय 2 फैक्शन में डिवाइड हो गया था। देखिए, एक तो है जो विदेश से मुस्लिम आए हुए और वो सेटल हो गए, और दूसरे जो भारत के मुस्लिम हैं। तो जो भारत के मुस्लिम थे उस समय वहाँ पर उनको दक्खिनीज कहा जाता था, और विदेश के जो मुस्लिम हैं उनको अफकी कहा जाता था। नेक्स्ट ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर माना जाता है इनके समय। फिर अहमद शाह आते हैं जो गुलबर्ग से बिदर अपनी कैपिटल लेके गए। फिर मोहम्मद शाह 3 हैं जिनका एम्पायर अरेबियन सी में गोवा, बॉम्बे से लेके कृष्णा रिवर, बे ऑफ बंगाल तक एक्सपेंडेड था। नेक्स्ट है बहामनी किंगडम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है वो है महमूद गवान। तो महमूद गवान कौन थे? बेसिकली ये पर्शियन मर्चेंट थे जो 42 साल की उम्र में इंडिया आ गए, और इंडिया में जब आए तो ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हुमायूं शाह के, और इनको एक टाइटल मिला जिस टाइटल का नाम है ख्वाजा जहां। ऑफ कोर्स जब ये बाहर के मुस्लिम हैं, राइट, जो फॉरेन मुस्लिम है, अफकी कहा जाता था, तो इनके खिलाफ नोबल्स जो थे वो खुश नहीं थे। लेकिन इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था। इन्होंने रॉयल ऑफिसेस हर प्रोविंस में बनाए। इन्होंने सारे फोर्ट्स पे डायरेक्ट चेक करना,
नोबल्स पे डायरेक्ट चेक करना, ये सारा काम किया इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, अच्छा इंप्रूव किया एडमिनिस्ट्रेशन। मिलिट्री कंक्वेस्ट किया इन्होंने, विजयनगरा पे कंक्वेस्ट किया, उड़ीसा जीत लिया, अरेबियन सी के पायरेट्स को हरा दिया, कोंकण, गोवा, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा कंकर किया। इनको मैथ्स आर्ट का बहुत अच्छा नॉलेज था। बिदर में कॉलेज भी इस्टेब्लिश किया इन्होंने पर्शियन स्टाइल के अंदर। और फिर क्या हुआ, फाइनली दक्षिणी नोबल्स ने कंस्पायर किया इनके बीच में और इनको पनिश करने की बात करी। तो 1526 की अगर बात करेंगे हम, तो 1526 में 5 इंडिपेंडेंट सुल्तान्स थे यहाँ पर। ये 5 इंडिपेंडेंट सुल्तान्स, इनको डेक्कन सुल्तान्स कहा जाता है। निजाम शाही ऑफ अहमदनगर, आदिल शाही ऑफ बीजापुर, इमाद शाही ऑफ बेरार, बरीश शाही ऑफ बिदर और कुतुब शाही ऑफ गोलकुंडा यानी हैदराबाद। तो इनमें सबसे लास्ट जो बहामनी रूलर है इनका नाम है कलीमुल्ला, जिनकी डेथ हुई थी इनके वजीर आमिर अली ने इनको किल कर दिया था। अदर फैक्ट जो हमको देखने हैं बहामनी किंगडम के बारे में, वो देखने कि कब कब किस किस ने बहामनी किंगडम में अटैक किया हुआ है। ये पहले देख लीजिए कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है बहामनी किंगडम का। इसमें अहमदनगर, बिदर, बीजापुर, बरार और गोलकुंडा वाला रीजन आपको दिख रहा होगा। नीचे जो करंट तमिलनाडु का रीजन है वो विजयनगर है, जिसकी कैपिटल देखिए हम्पी है, जो आज के टाइम पे कर्नाटका में आती है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर है जो मैंने मेंशन कर दिए। इसमें कृष्णा रिवर आपको दिख रही है, कृष्णा रिवर की एक सबऑर्डिनेट है, एक ट्रिब्यूटरी है, और तुंगभद्रा और इसके बीच के दोआब रीजन पे काफ़ी ज़्यादा टसल चलता रहता था। तो बेसिकली बहामनी किंगडम में काफ़ी सारे लोगों ने रूल किया हुआ है। 1547 में अहमदनगर ने बेरार को अनेक्स किया है, देन बीजापुर ने बिदर को, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है 1636 को शाहजहां ने अहमदनगर को कनकर किया, और फिर 1687 में औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को कवर किया है। तो यहाँ तक था बहामनी किंगडम। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो सारे दोनों किंगडम से बनेंगे। ये क्वेश्चंस 3 मार्कर्स हैं कुछ, संगम डायनेस्टी, बैटल ऑफ तालिकोटा, नैकर सिस्टम, हम्पी, निकोलो कोंटी, हसनगंगो, गोल गुम्बज, अष्टदिग्गज, कुछ क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। पहला संगम डायनेस्टी। अगर आपके पास 3 मार्कर में संगम डायनेस्टी आता है तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे इट वॉज अ फेमस डायनेस्टी इन सदर्न इंडिया, ब्रदर हरिहर वन एंड बुक्का फाउंडेड इट, इंडिपेंडेंट किंगडम हम्पी किंगडम एंड नेम्ड आफ्टर फादर संगम, लास्ट ओवर देवराय। इसको ऐसे लिख सकते हैं, आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक अ डायनेस्टी वॉज फाउंडेड known as Sangam dynasty which was the first dynasty of Vijayanagara by brothers Hariharvan and Bukka। तो आप ये मेंशन करिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के पतन के बाद ये डायनेस्टी स्टार्ट हुई है विजयनगरा के अंदर, जिसका कैपिटल था हम्पी, और पहली डायनेस्टी थी संगम डायनेस्टी। ठीक, इसका और तरीका क्या हो सकता है, सीधे आपने लिख लिया फाउंडर का नाम, रूलर्स कौन से हैं और उनके बारे में लिख लिया कौन से ट्रैवलर्स उनके टाइम पे ट्रैवल करके हैं। और भी एक तरीका है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इस प्रकार का प्रेजेंटेशन कि फाउंडर जो है लोकेशन क्या हो गया और रूलर्स क्या क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ तालिकोटा। तो बैटल ऑफ तालिकोटा जो है 23 जनवरी 1565 को फॉट किया गया था, विजयनगरा एम्पायर वर्सेस अलायंस ऑफ डेक्कन सुल्तनत। तो आप इसको क्या कह सकते हैं कि कब हुआ था बैटल, इसका रीजन क्या है, इसका कंसिक्वेंस क्या। अगर 3 ऐसे लिखेंगे तरीके से तो बहुत अच्छा रहेगा। रिजल्ट क्या है, डिसिसिव विक्ट्री ऑफ डेक्कन सुल्तान, डिक्लाइन ऑफ विजयनगरा। एक तरीका ये हो गया। और तरीका इस प्रकार से लिख सकते हैं, बैटल ऑफ तालिकोटा किस किस के बीच में लड़ा गया और क्या इसका रिजल्ट था। और ये तरीका भी लिख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन देख लीजिए, तीनों अलग अलग प्रेजेंटेशन है, कैसे भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नयकर सिस्टम। तो नयकर सिस्टम जो है स्पेशल फीचर ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन में शॉर्टकट नहीं लिखना है, प्रॉपर तरीके से पूरा फुल फॉर्म लिखना है हमको मेंस के अंदर। उसके बाद लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता था नायक्स को। मिलिट्री चीफ्स जो थे उनको लैंड दिया जाता था, उनको नयकर या पोलीगर नाम से जाना जाता था, ये भी तरीका हो जाएगा। फिर हम्पी भी देख लेते हैं। तो हम्पी जो है वो यूनेस्को साइट डिक्लेयर की गई है 1986 में, आप ये लिख सकते हैं। इसके अंदर टेम्पल्स के नाम लिख सकते हैं, कहाँ पर लोकेटेड है, क्यों इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ये अच्छा आंसर है, इसको ऐसे इस तरीके से आप लिख सकते हो हम्पी के बारे में। नेक्स्ट है निकोलो कोंटी। तो निकोलो कोंटी जो है वो इटालियन ट्रैवलर थे, राइट। तो ये इन्होंने देवराय वन के टाइम पे भी ट्रैवल किया हुआ है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। निकोलो कोंटी जो है वो स्लेवरी के बारे में इन्होंने बताया है, ये आप ऐड कर दीजिएगा पॉइंट इसके अंदर। 1420 में आए थे। तो अलग अलग तरीके से आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये तरीका भी अच्छा है लिखने का, ऐसे भी आप लिख सकते हैं प्रेजेंटेशन के थ्रू। फिर ऐसे अगला क्वेश्चन है हसन गंगू। तो हसन गंगू लिख सकते हैं फाउंडर ऑफ बहानी किंगडम, इनका नाम लिख सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं, कैपिटल लिख सकते हैं। गोल गुम्बज एक इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है जो उस समय बनाया गया था। गोल गुम्बज जो है वो आदिल शाह का मकबरा है और ये बीजापुर में है और वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा और इंडिया का सबसे बड़ा डोम है ये। तो आप इस प्रकार का लिख सकते हैं गोल गुम्बज के बारे में कि भाई ये मोहम्मद आदिल शाह है, इसको विस्परिंग गैलरी के लिए फेमस है, ये कर्नाटका में बीजापुर में लोकेटेड है, सेकंड बिगेस्ट डोम ऑफ द वर्ल्ड है।
ये तरीका वही है, तरीका अलग है, कंटेंट वही रहेगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अष्टदिग्गज। तो अष्टदिग्गज जो कृष्ण देवराय कोर्ट के 8 इंपॉर्टेंट तेलुगु पोएट्स थे या फिर लॉरिएट्स थे, और इनके नाम आप मेंशन कर सकते हैं। जितने आपको नाम याद रहे सारे लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरे लिखें, जितने याद आ जाए उतने लिख लीजिएगा। 8 मिनिस्टर काउंसिल्स ऑफ कृष्ण देवराय, ऐसा भी लिखा जा सकता है अष्टदिग्गज को। देवदासी सिस्टम, इट्स एन इल सिस्टम। देवदासी यानी लॉर्ड सर्वेंट, ये अच्छा तरीका है लिखने का। तो ये था कि डिवोशन टुवर्ड्स द गॉड कैन बी सीन थ्रू डिवोटिंग द डॉटर टू द गॉड, राइट, टू द प्रीस्ट। तो प्रीस्ट को गिफ्ट कर दिया था, डॉटर को गिफ्ट कर दिया जाता था, तो ये देवदासी सिस्टम है। नेक्स्ट है महमूद गवान। तो महमूद गवान जो है वो प्राइम मिनिस्टर है बहामनी किंगडम के, ऐसा लिखा गया है, ये भी तरीका ठीक रहेगा। महमूद गवान हमने देखा था कि ये बेसिकली ही वॉज नॉट अ दक्खनी मुस्लिम, ही वॉज बेसिकली अ फॉरेनर। तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं महमूद गवान जो थे, इनको टाइटल मिला है ख्वाजा ए जहान, ये भी लिख सकते हैं। इनके मिलिट्री कन्क्वेस्ट क्या थे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन है जो मीडियम आंसर्स टाइप के हैं क्वेश्चंस, जैसे विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन पे कमेंट करिए। तो विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन पे कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन लिखा जा सकता है। मैंने आपको बताया विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसके अंदर सबसे पहले राजा था, राजा का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते थे, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो थे वो राजा की मदद करते थे, लेकिन राजा वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपको इसमें लिखने वाली बात है वो है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, नयंकर सिस्टम और अयगर सिस्टम। तो ये तीनों चीज़ों से आपका एडमिनिस्ट्रेशन वाला टॉपिक हो जाएगा। एक और तरीका है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई भी आपको प्रेजेंटेशन जैसा फॉलो करना है वो आप फॉलो कर सकते हैं। रिलीजियस डेवलपमेंट जो क्वेश्चन है इसके अंदर आप हम्पी को एक्सप्लिसिटली मेंशन करिए, आर्किटेक्चर को मेंशन करिए, टेम्पल्स के नाम लिखिए। तो ये डेक्कन स्टाइल का मैंने आपको ऑलरेडी कंटेंट बता दिया है, तो उसी कंटेंट के हिसाब से आप लिख लीजिएगा। कृष्णदेव राय जो है, कृष्णदेव राय का आप एक हल्का सा मैप बना के एरिया बता सकते हैं कि कृष्णा और कावेरी नदी के बीच का जो एरिया था वो कृष्णदेव राय का था। अष्टदिग्गज थे इनके टाइम पे, इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को रिजुविनेट किया हुआ है, इन्होंने नया शहर बनाया है नागालपुरम। इसके बाद अभी इनको टाइटल्स मिले, अभिनव भोज, आंध्र भोज के नाम से इनको टाइटल मिले। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये भी तरीका अच्छा है कृष्णदेव राय को लिखने का कि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर, फॉरेन पॉलिसी और आर्किटेक्चर किस किस प्रकार का रहेगा इनके समय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दैट इज फॉरेन ट्रेवलर्स कौन से विजिट किए। तो फॉरेन ट्रेवलर्स को या तो आप टेबुलर फॉर्म में पूरे फॉरेन ट्रेवलर्स बना दीजिए, या तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक, सारे ट्रेवलर्स जो आए हैं इनके बारे में लिख सकते हैं। ये बहुत सारे ट्रेवलर्स लिख दिए, ये विद इन टाइम मिनट में आंसर लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और भी तरीका हो सकता है कि आप सीधे उनके नाम लिखिए, कौन सी कंट्रीज से आए थे, कब आए थे। जो मैंने आपको टेबल बताया पहले, उस टेबल को डायरेक्ट कॉपी कर लीजिएगा। कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर की बात करेंगे तो सबसे पहला है कॉजेज की बात मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। फिर भी जो हमारे बहामनी किंगडम था उनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रहता था और कन्फ्लिक्ट रहता था, फ्लक्स रहता था, लड़ाइयाँ होती थी, इकोनॉमिक क्राइसिस थे, पुअर मिलिट्री थी, वो भी लिख सकते हैं, राइट। सक्सेशन पुअर सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी अगर किंगडम फॉल होता है तो उसके इनकैपेसेंट रूलर्स होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिए। आप इस प्रकार से क्वेश्चन लिख सकते हैं, ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहीं तक हमारा सेशन था आज का, और इसके बाद अगला हम लोग स्टार्ट करेंगे मुगल्स। तो मुगल्स के लिए आप तैयार रहिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए तो आपको आंसर राइटिंग करने में ईजी रहेगा। थैंक यू सो मच। हमें ज्वाइन करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये हमारा पेज है अचीवर्स_MPPSC, इसमें आप जो भी इन्फॉर्मेशन क्वेरी चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।